पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनाव हुए थे। चुनाव के बाद नई सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आ चुके हैं और जब से शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तो पश्चिम बंगाल का राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति में बहुत सारे बदलाव आए हैं। लगातार तनाव की स्थिति भी चल रही है और बहुत सारे ऐसे डिसीजन भी ले रहे हैं जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या का समाधान करते नजर आ रहे हैं। अभी आप सभी को इससे पहले वाले सेशन में मैंने बताया था कि यहाँ पे जो चिकन नेक वाला क्षेत्र है, इस चिकन नेक वाले क्षेत्र को केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है। हो सकता है आने वाले समय में चिकन नेक को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, यूटी बना दिया जाए। इस पे मेरा एक डिटेल वीडियो अलग से है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर जो है, क्योंकि वो संवेदनशील क्षेत्र है। दूसरा, एक बहुत लंबी बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। अभी मैं आपको इस पे आता हूं। इस समय एक बड़ी कार्रवाई चल रही है। जो अवैध बांग्लादेश प्रवासी हैं उनको सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अब आप बांग्लादेश लौट जाइए और बड़े स्तर पे जो है एक पूरी पॉलिसी यहां पे चल चुकी है बांग्लादेश को लेकर के, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की 3D पॉलिसी चल चुकी है बांग्लादेश सरकार के द्वारा। लगातार अभी यहाँ पे बहुत हिंसा के मुद्दे चले आ रहे हैं। अभी आपने एक और देखा होगा, यहाँ पे जो टीएमसी के लीडर्स हैं, पहले क्या होता था, वो मारते थे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स और भी जितने यहाँ पे राजनीतिक दल थे। अब क्या है, वो पिट रहे हैं। आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे। अभी एक बहुत मतलब क्या नाम है, तृणमूल कांग्रेस के एक कद्दावर नेता है अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, सोनारपुर गए थे। अभी उन पे हिंसक हमला हुआ है। वीडियो देखे होंगे आप, बहुत सारे वीडियो, हेलमेट लगा के घूम रहे हैं वो। तो एक तरफ तो सरकार बांग्लादेश घुसपैठियों को चौतरफा कार्रवाई कर रही है। आइए इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक और साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। ये है बांग्लादेश के साथ हमारी बॉर्डर, तीन तरफ से त्रिपुरा घिरा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट लगे हुए हैं। भारत की सबसे बड़ी बॉर्डर इसी के साथ है हमारी। तो थोड़ा सा इसको वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं। ये है पश्चिम बंगाल। टोटल 4096 किलोमीटर की बॉर्डर है, जिनमें से 2217 किलोमीटर पश्चिम बंगाल के साथ ही लगती है। बहुत बड़ी बॉर्डर है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ तीस्ता नदी विवाद भी है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा अवैध घुसपैठ का। अभी आपने देखा होगा बीएसएफ को बहुत बड़ी लैंड दी है यहाँ की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने, ताकि वो जो है यहाँ पे फेंसिंग कर सकें और ये पूरी बॉर्डर को बंद कर सकें, ताकि यहाँ से देखो ये पूरे क्षेत्र में ये तो बात है कि यहाँ पे हिंसा जैसी गतिविधियां बनी रहती थी। नॉर्थ ईस्ट बहुत अशांत रहा है और इन सब के पीछे अवैध घुसपैठ का कारण तो है। भारत में रहने वाले नागरिक शांति प्रिय नागरिक है। तो पश्चिम बंगाल में जब से नई सरकार आई है, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को चिन्हित कर रही है, उन्हें निर्वासित करने के लिए बेहद आक्रामक और व्यवस्थित अभियान चालू कर रही है। देखो, मेरा मानना है कि देश में पहले तो आंतरिक सुरक्षा को सर्वोपरि रखना है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर रहना चाहिए। कोई भी राज्य है, लॉ एंड ऑर्डर रहना चाहिए और सत्ता पक्ष को चाहिए कि विपक्ष की सुरक्षा पर उतना ही ध्यान दे। बिना विपक्ष के तो सब बिगड़ जाएगा ना। आप विपक्ष को नहीं इग्नोर कर सकते ना, विपक्ष को खत्म नहीं कर सकते ना। इस तरीके के हमले और ये सारी चीजें, इनकी निंदा भी करनी चाहिए। तो अभी क्या है, गृह मंत्रालय भी इसके साथ जुड़ चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और राज्य प्रशासन, दोनों का डबल इंजन की सरकार है, दोनों का कोऑर्डिनेशन है और ये सारा काम किया जा रहा है। तो एक पॉलिसी मैंने बताई 3D पॉलिसी, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। इसका मतलब क्या है, सरकार ने त्रिस्तरीय वैज्ञानिक कानूनी ढांचा बनाया। आपका सरकार करे डिटेक्ट करना है, पहले हमें इनकी पहचान करना है। पहचान कौन करेगा, राज्य पुलिस करेगी। राज्य पुलिस खुफिया शाखा जो होती है राज्य पुलिस की, वो पहचान करेगी। केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसी पहचान करेगी कि कौन अवैध बांग्लादेशी है, क्योंकि वो आके अभी से नहीं रह रहे। लगभग ये मान के चलिए कि वो कम से कम, मैं दिल्ली में था, दिल्ली में जो है मतलब कई सारे बच्चे मुझे मिलते रहते हैं। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे, वो बताते थे कि सर हम बांग्लादेश से आए हुए थे, अब तो हम यहीं पे रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं और यहाँ पे हमने सारे डॉक्यूमेंट बना लिए हैं और हम यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए थे। उनमें से एक दो बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। तो ओवरऑल ये अभी से नहीं रह रहे हैं, बहुत लंबे समय काल से रह रहे हैं और यहाँ पे चूंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है इनको, तो इन्होंने सब कुछ बना लिया है। इन्होंने सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट बनवा लिए, जबकि मूल रूप से बांग्लादेश से ही थे। देखो, बांग्लादेश के आज़ादी के पहले तो भारत ही था, आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान था ये आपका। तो सबसे पहला काम डिटेक्ट करना, सबसे बड़ा काम ये है।
इसमें बहुत सारी स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई गई हैं जो बस्तियों का सर्वे कर रही हैं, इलाकों का सर्वे कर रही हैं, जहां पर अवैध प्रवासी छुपे होने की आशंका है वहां पे सभी जा रहे हैं। बायोमेट्रिक डेटा निकाला जा रहा है, पुराने भूमि रिकॉर्डों की जांच की जा रही है। तो जैसे ही ये सारी चीजें हो रही हैं, पता चल रहा है, तो फिर अगला जो स्टेप हो रहा है डिलीट का हो रहा है। डिलीट का मतलब यह है कि जो भी दस्तावेज है उनके फर्जी तरीके से जितने भी दस्तावेज बनवाए उन्होंने, उन सभी पे सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है, उन सभी दस्तावेजों को रद्द किया जा रहा है। चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे मतदाता पहचान पत्र हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे कोई भी जमीन के कागज हो, उन सबको रद्द किया जा रहा है, परमानेंट ब्लॉक किया जा रहा है, ताकि भविष्य में दोबारा वो ना बना सके, किसी भी सरकारी योजना का लाभ ना ले सके। तीसरा है डिपोर्ट, निर्वासन। जिन लोगों के पास भारत की नागरिकता का कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं है, जो अवैध बांग्लादेशी हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी नागरिक हो, उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत बीएसएफ को सौंपा जा रहा है और सीमा के पार भेजा जा रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर पे इस समय लंबी लंबी भीड़ें हैं, गवर्नमेंट लगातार एक्शन ले रही है। स्वयं मुख्यमंत्री के बयान इतने खतरनाक बयान हैं, वो कह रहे हैं यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाए। तो एक काम ये किया जा रहा है। दूसरा, होल्डिंग शेल्टर्स बनाए गए हैं, बहुत सारे होल्डिंग शेल्टर्स बनाए गए हैं, होल्डिंग डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, राज्य में अवैध प्रवासियों को रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। नई नीति के तहत प्रशासन ने मात्र कुछ ही हफ्तों में 11 अस्थायी होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं। जो भी लोग अवैध बांग्लादेशी उन होल्डिंग सेंटर्स में उनको भेजा जा रहा है। ये संवेदनशील, जैसे मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, 24 परगना हो गया। मैंने पश्चिम बंगाल का राजनीतिक मानचित्रण करवाया है, पश्चिम बंगाल के सारे जितने भी जिले हैं और जितने भी डिवीजन्स हैं उन सब के बारे में बताया है, एक बार उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो उन सभी जगहों पे जितने भी सेंसिटिव एरिया हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, इन सभी जगहों पे क्या किए गए हैं, होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। लगातार 386 से ज़्यादा संदिग्ध अभी यहाँ पर आ चुके हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार इनके दस्तावेजों का जो है वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जुडिशियल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जितने भी विदेशी कैदी यहाँ पे रह रहे हैं, है ना, उनकी कागजी कार्रवाई पूरे होते हुए उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, इनको विदेशी कैदी के तौर पे देखा जा रहा है। तो ये सारा काम चल रहा है। बीएसएफ को ये जो है भूमि हस्तांतरित की गई है कि बांग्लादेश में फेंसिंग कर दे, कटीली बाढ़ लगा दे। जैसे पाकिस्तान पूरी तरीके से सिक्योर है बॉर्डर, वैसे ही जो है पूरी तरीके से इसको फेंसिंग पूरे उसमें हो जाना चाहिए। लगभग 600 हेक्टेयर से अधिक भूमि बीएसएफ को दी गई अभी। अल्टीमेट उद्देश्य है उन पैच को खत्म करना, उन गैप को खत्म करना, उन नदी, बहुत सारे देखो, बहुत सारे, कोई भी बॉर्डर होती है सामान्य बॉर्डर नहीं होती है, नदियां होती हैं, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, बाढ़ कहीं जगह पे नहीं भी लग सकती है, तो वहां पे क्या फ्लड लाइट्स लगी जाए, सीसीटीवी निगरानी की जाए, वहां पर जो है बाकायदा वॉच टावर बनाया जाए, जहां पर जो है देखा जाए कि कोई अवैध तरीके से भारत में आ तो नहीं रहा है। ये बहुत जरूरी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अभी बहुत बुरा हालत है। जितना हड़कंप मचा हुआ है बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में भी हड़कंप मचा हुआ है, लोगों की हालत बहुत खराब है। ये हकीमपुर, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे का दृश्य, ये हकीमपुर चेक पोस्ट है आपका, जहां पर ये मतलब हकीमपुर चेक पोस्ट में इतनी तस्वीरें, सैकड़ों बांग्लादेशी सालों से यहाँ रह रहे थे, कानूनी कार्रवाई, जेल जाने के डर से अपना सामान समेट करके वापस बांग्लादेश जा रहे हैं, भाग रहे हैं वो। तो बड़े स्तर पे ये घटनाएं, ये चीजें निकल के आ रही हैं। इससे प्रमाणित हो रहा है कि सारे के सारे लोग बांग्लादेश से ही थे। ठीक है, ऐसे ऐसे दृश्य आ रहे हैं और ये त्वरित कार्रवाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई सारे सार्वजनिक मंचों में राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की प्रशासनिक दृढ़ संकल्प की सराहना भी कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक आवश्यक कदम के तौर पे भी इसको देखा जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। दूसरी जो एक बड़ी घटना और बड़ी चिंतनशील घटना जो हुई अभी, विपक्ष के जो लीडर है इस समय, है ना, सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हिंसक हमला किया गया। कहीं ना कहीं पे ये राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे विपक्ष का हो, कोई भी हो, है ना। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, चुनाव के पहले उन्होंने ऐसे ऐसे भाषण दिए, सबको धमकियां वो दे रहे थे। संसद अभिषेक बनर्जी के साथ जो घटना घटी है वो कानून व्यवस्था और राजनीतिक कटुता को उजागर करती है कि कैसे हमारे देश की राजनीति की क्या हालत है। बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अभिषेक बनर्जी अभी सोनारपुर के बोराल इलाके में गए थे, है ना। पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, मारे गए, वहां पर बहुत बुरा मारे गए। ठीक है, और एक कोई कार्यकर्ता था उनका, संजू प्रमाणिक,
उसको वो खत्म हो गया था, उससे मिलने गए थे, सांत्वना देने गए थे। जैसे ही अभिषेक बनर्जी वहां पहुंचे, वहां पे मौजूद बहुत सारे स्थानीय निवासियों ने, बड़ी संख्या में महिलाएं थी, उनकी गाड़ी को घेरा गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि टीएमसी पिछले शासनकाल के दौरान इनके इलाके में विपक्षी कार्यकर्ताओं और आम जनता पर बहुत सारे अत्याचार किए हैं। हो सकता है, देखो जनता का आक्रोश भी हो सकता है इसमें राजनीतिक तौर पे, लेकिन जनता का आक्रोश का मतलब ये नहीं है ना, सरकार को पुलिस का डर होना चाहिए। ठीक है, अभिषेक बनर्जी पे चप्पल, जूते, अंडे, पत्थर, डंडे, सब पे बहुत धक्का मुक्की की गई, विधिवत मारा गया उनको, बाद में हॉस्पिटलाइज भी हुए वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। क्रिकेट हेलमेट से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी घटनाएं बहुत निंदा का कारण बनती हैं। ठीक है, अभी इसको लेकर के ममता बनर्जी आप सभी जानते हैं एक मुखर नेता रही है शुरू से, और पश्चिम बंगाल में एक लंबा शासनकाल 3 साल का कार्यकाल उनका रहा है लगातार। तो अभिषेक बनर्जी को फिर कलकत्ता में वो किया गया, ममता बनर्जी भी पहुंची, उन्होंने पुलिस प्रशासनिक दबाव पे भी बोला कि निजी उनको जो है सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं दे रहे हैं, भर्ती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, निजी अस्पतालों में फिर जो है प्राथमिक उपचार देने में प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं उन्हें उपचार दे रहे, अस्पताल में भी उनका उपचार नहीं हो रहा है ना। ये सारी बातें, बहुत सारी जो आरोप प्रत्यारोप हैं लगातार चल रहे हैं। बट ये है कि ऐसी घटनाओं की निंदा की जानी चाहिए। हमारे देश में कोई भी घृणा की राजनीति नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स घृणा की नहीं होनी चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर को प्राथमिकता देना चाहिए। ठीक है, वैसे इस पूरे मुद्दे का पुलिस ने जो है बहुत गंभीरता से लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है, कार्रवाई भी की है, बहुत सारे लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई है, प्राथमिकी दर्ज की है, 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये सारी चीजें हुई हैं। टीएमसी लगातार कह रही है कि जो है ये कोई आम जन आक्रोश नहीं था, बीजेपी के द्वारा सुनियोजित था, प्रयोजित था। टीएमसी का कहना है कि विपक्ष लोकतंत्र को कुचलना चाहता है, पूरी तरीके से उनके नेताओं को डराना चाहता है, खत्म करना चाहता है। बीजेपी का कहना है कि ये एक तरीके से जनता के द्वारा किया गया है, हम किसी भी राजनेता को किसी घृणा की राजनीति हम नहीं करते हैं। इस तरीके के सारे मामले चल रहे हैं। जनता का स्वतः आपूर्त आक्रोश दिखाया है कि लंबे समय काल से जो बंगाल में चल रहा था, भ्रष्टाचार चल रहा था, स्थानीय लोगों का गुस्से के तौर पे इसको दिखाया है। ठीक है, और जो न्यूट्रल लोग हैं, तटस्थ लोग हैं, अभी देखिए जब से पश्चिम बंगाल में सत्ता बदली है, जमीनी स्तर पर अभी पावर डायनेमिक चेंज हो रहा है पूरी तरीके से, हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, राज्य में राजनीतिक प्रतिरोध की भावना अभी भी बनी हुई है, लगातार बनी हुई है। बहुत हिंसा टीएमसी के टाइम पीरियड पे हुई थी। कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से नियंत्रण में लाना नई सरकार के लिए बहुत चुनौती का कारक बना हुआ है। तो ये सारे मुद्दे हैं, इतनी सारी बातें हुई हैं, उन सब चीजों को लेकर पश्चिम बंगाल अस्थिर बना था, अभी भी है, और ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। तो 2 घटनाएं मैंने आपको बताई, एक बांग्लादेश वाला मुद्दा, बांग्लादेश में यहाँ पे अवैध प्रवासियों को सबको डिपोर्ट किया जा रहा है, और दूसरा मुद्दा मैंने आपको बताया अभिषेक बनर्जी का मामला। यहाँ की मैपिंग हम कर चुके हैं, चिकन नेक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक सेशन में मैं आके बांग्लादेश भी आपको पढ़ा दूंगा, बांग्लादेश का भी पूरा मैपिंग वगैरह कर लेंगे। ठीक है, पाकिस्तान की भी मैपिंग मैंने करवाई, आपको पता हो, देखिएगा वीडियो पड़े हुए हैं, पाकिस्तान की मैपिंग भी कराई है, बांग्लादेश की मैपिंग। हम अपने एग्जाम व्यू पॉइंट से हमें कंटेंट निकालना है। ठीक है, हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए, खबर को खबर तक सीमित नहीं रखना है, परीक्षा तक ले जाना है उसको, उस उद्देश्य से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए।